यह बात तो पक्की थी ही कि ये जो भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और लगातार इसको इग्नोर किया जा रहा है। बहुसंख्यक समाज मुसलमानों को घर में घुसकर मारना शुरू कर चुका है। तो इस तमाम नफरत के बढ़ाए जाने के पीछे भारत सरकार ही हो सकती है। शक था कि माननीय अमित शाह जी, मोदी जी मुसलमानों से खुलकर नफरत करते हैं, लेकिन खुलकर बोलते नहीं। लेकिन अब इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में यह साफ बता दिया है कि उनको मुसलमानों से कितनी ज्यादा नफरत है। भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने अपनी रैली में क्लियर कट कह दिया कि अगर उनकी सरकार जीतती है तो उनकी सरकार मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देगी। मुझे यकीन है कि आपको इस बात पर यकीन नहीं कि भारत का, हमारा, आपका गृह मंत्री ऐसी बात बोल सकता है, लेकिन हमारे इस देश के गृह मंत्री ने वो बात बोल दी है। मित्रों, 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। सोचिए, ये है हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उनका बयान है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर पूरे भारतवर्ष की वो खबर दिखाई जाती है जिन खबरों को दबाने की कोशिश की जाती है। वो सवाल उठाए जाते हैं जिनको सवाल कुछ और उठाकर दबा दिए जाते हैं। दोस्तों, सोचिए, जब भारत के गृह मंत्री जी ही हमारे, जिन पर भारत पूरा यकीन करता है, वो एक विशेष समुदाय के लिए, खासकर मुसलमानों के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं, ये समझ में आता है कि बहुसंख्यक समाज आखिर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों कर रहा है। यह समझ में आ गया कि पूरे देश में नफरत बोने वाला कौन है। अरे, जिस पार्टी का नेता गोली मारो सालों को नारा लगाकर एक दिग्गज नेता बन जाता है, तो फिर गृह मंत्री तो क्या ही। लेकिन ये उम्मीद किसी भी भारत के व्यक्ति को नहीं थी कि गृह मंत्री जी खुलकर इस कदर बोलना शुरू करेंगे। और हाँ, बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है, भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है कि इनका ऐसा कोई काम नहीं है जिस काम पर जनता उनको वोट दे। पहले इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से नफरत फैलाई, सिंपल रास्ता जीतने के लिए और तमाम उम्र कायम रहने के लिए सत्ता में। यही एक आसान रास्ता था कि हम काम नहीं करेंगे, लेकिन हम उसके बावजूद लंबे समय तक बने रहेंगे। तो लोगों को नफरत से भर दो एक समुदाय विशेष के खिलाफ, और विकास की बात न करके, शिक्षा की बात न करके सिर्फ उनके खिलाफ बयानबाजी करो। ये सिर्फ इसी के नाम पर, नफरत के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ बयान देने की वजह से ही, सिर्फ इसी बात पर इतना खुश हो गए जहरीले समाज के लोग कि वो हमको जिता ही देंगे। और वही हो रहा है। ईद वाले दिन जो हमने नेशनल प्राइम टाइम जारी की थी, उसके अंदर मेन बात हमने यही बोली थी कि सावधान रहिएगा, बहुसंख्यक समाज के सड़े हुए अंग के सड़े हुए लोग ज़रूर कुछ न कुछ हरकत करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया, ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो नफरत फैलाने वाले कुत्ते हैं, ये एक्टिव थे 1-2 दिन पहले से ही। अब दोस्तों, वही हुआ। माननीय मोदी जी ने कहा कि आतंकवादी, दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं और पत्थरबाज बोलकर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। असल में पत्थरबाज कौन है, आप समझ लीजिए। दोस्तों, रिपोर्ट 10 जगह आ चुकी है, सोर्स आपके सामने है। पत्थरबाजी की गई है मुसलमानों के ऊपर। प्रयागराज के मऊ आइमा थाना क्षेत्र में मऊ दोस्तपुर ईदगाह में शनिवार को ईद की नमाज के दौरान पत्थरबाजी हुई। एक नागरिक जो है, युवक जो लड़का है, उसका बुरी तरह से सर खुल गया है। ईद की नमाज के दौरान बादीपुर ईदगाह में युवक ने पत्थर फेंका।
हालांकि नाम छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन नाम मैं बता देता हूं। तीनों आतंकवादी पत्थरबाजों का नाम है यशवंत कुमार, अतुल कुमार और राहुल मौर्य। अतीक अहमद का कत्ल से लेकर गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों का कत्ल करने वाले, नवरात्रि और राम नवमी का कोई भी जुलूस हो उसमें बहानों से मुसलमानों पर हमला करने वाले कौन हैं, आप तमाम लोग जानते हैं। एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी होना बाकी है, और ऐसा ही माहौल बनाकर दंगा भड़काने की कोशिश संघी समाज के लोग लगातार करते हैं और वो करते रहेंगे। कमाल मुसलमानों का यही है कि ईद पूरे भारत में खुशी खुशी मनाई गई। लाखों की तादाद में लोगों ने, मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। जी हाँ, मालेगांव महाराष्ट्र, जिस महाराष्ट्र में टी राजा समेत कई सारे आतंकवादी हिंदू संगठन से जुड़े हुए तमाम गुंडों ने भड़काऊ बयान दिए थे, उसी महाराष्ट्र के मालेगांव के इलाके में लाखों मुसलमानों ने ईद की नमाज बिना शोर शराबे, बिना हुड़दंग, बिना किसी क्लैश के पढ़ी। अब आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी तादाद में अगर हुनूदी समाज हो और वो मस्जिद के आगे पहुंचे तो उनके ऊपर खबीस सवार हो जाता है। यहाँ मुसलमान न कमर मटका रहे हैं मंदिर के आगे, न नारेबाजी कर रहे हैं, न कोई फालतू बात बोल रहे हैं, न गाना बजा रहे हैं, न दूसरे समाज को नीचा दिखा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी तमाम तस्वीरें पूरे देश से आई। इसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान क्या आता है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ईद का त्यौहार शांतिपूर्वक हो गया, कहीं दंगा और फसाद नहीं हुआ। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बताना चाहूँगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये सब इसलिए शांतिपूर्वक हो गया, मुसलमानों ने ईद का त्यौहार इसलिए शांति से मना लिया क्योंकि मुसलमान किसी मंदिर के आगे जाकर नाचता नहीं है, मुसलमान दूसरे समाज को देखकर दौरे नहीं पड़वाता है अपने आप को, मुसलमान अपना झंडा लेकर मंदिर के आगे नहीं, समझ रहे हो, हाँ, मुसलमान हिजड़ापंथी नहीं करता कि वो किसी को गाली बके, किसी को अपमानित करे, किसी का दिल दुखाए, दूसरे समाज को, दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाए। मुसलमान ये करता नहीं। इसी वजह से पूरे देश भर में शांति और प्यार से ईद मनाई गई। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक सवाल और एक बात। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पूरे देश भर में और उत्तर प्रदेश में खासकर शांतिपूर्वक नमाज हुई, ईद मनाई गई, कोई दंगा नहीं हुआ। तो कमाल ये है, अब बात जो बोल रहा हूँ वो ये कि बात ये है अब कि न विकास की बात करो, न शिक्षा की बात करो, अगर जिस दिन दंगा ना हो समझ जाओ कि यही विकास है। तभी तो ये बात को इतने हाईलाइट करके आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अरे मुसलमान चाहते ही नहीं है दंगा, करते ही नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी का आप बयान सुन चुके हैं, किस प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ उनके दिल में नफरत है, मुसलमानों से नफरत है कि वो उनका रिजर्वेशन गैर संवैधानिक बताकर ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं। तो सोचिए, जब हमारे गृह मंत्री का ऐसा हाल है तो फिर गोदी मीडिया तो ईमानदारी से हैवानियत कर ही रहा है। आप समझ रहे हैं, गोदी मीडिया एक सबसे बड़ा देश का आतंकवादी संगठन बन चुका है, जो एक ख़ास इंसान के लिए, ख़ास पार्टी के लिए काम कर रहा है और देश में 24 घंटा नफरत फैलाने का काम करता है। हद ये हो गई है कि बीजेपी के सीएम भी इस बात को समझ चुके हैं कि ये जो गोदी मीडिया है ये किस एजेंडे पे काम कर रहा है और ये एजेंडा बीजेपी पर कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है। अब एक इंडिया टुडे का वीडियो सामने आया है जिसमें आप एक सीएम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता को देखेंगे, जब उनसे इंडिया टुडे के पत्रकार ने, गोदी मीडिया के पत्रकार ने हिजाब पर सवाल कर दिया तो उन्होंने किस तरह से उसको रगड़ दिया, पत्रकार को, गोदी मीडिया के मूत्रकार को रगड़ दिया और मूत निकाल दिया। कह दिया कि हिजाब के बिना तुम्हारा कोई डिबेट कंप्लीट नहीं होता है। अब ये खुद पूरा सुनिए और समझिए। टीपू सुल्तान, हलाल, हिजाब, which have been in the आपका फेवरेट सब्जेक्ट पे आ गया। मेरा फेवरेट नहीं है, आपका ही है वो। ना मेरा नहीं। राजदीप और आपका है फेवरेट। No. Without hijab and halal, the interview will not be complete. I had told Nagarjun earlier also. I am sure it's going to come. Anyhow, But no, my question is, okay, I'll take it. how do you see? क्या बात करते हैं सर? Sir, how do you इंडिया टुडे है, इंडिया आज की बात करो ना। For you, these are not election issues? How can it be? See, already it is settled down in the people. Forget me.
You tell me whether there is a hijab issue at now. I don't think there is. And then But many people in your party only raised no. it. They have replied. Then nobody is talking. Even the people who had filed the case also now they are keeping quiet. Why India? दोस्तों दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली जो हुनूदी भीड़ है, नफरतिया ज़ॉम्बीज़ हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर ज़िंदा होते तो ये आतंकवादी, ये मोदी जी के फ़ैन शायद उन पर हमला ही कर देते। क्योंकि ये देखिए मध्य प्रदेश की घटना है, मध्य प्रदेश से दिल दुखा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें अपने धार्मिक प्रोग्राम में यानी परशुराम जयंती के दौरान ये जो हिंदूवादी भीड़ है भगवा लहराते हुए, और वो ख़ास नारा जिस नारे को लगाकर अब कत्ल कर दिया जाता है, भीमराव अंबेडकर के पोस्टर को फाड़ रहे हैं। बल्कि आप गालियां भी सुनिए, ऑडियो भी सुनिए। दोस्तों अब आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि जब पठान मूवी आई थी तो किस प्रकार से दीपिका पादुकोण को लपेटा गया। हालांकि दीपिका पादुकोण पर कम शाहरुख खान पर ज़्यादा शोर मचाया गया कि भैया भगवा पहना दिया है दीपिका पादुकोण को, भगवा बरा पैंटी पहनी है और जो है ऐसा ख़तरनाक सीन कर रही हैं। तमाम अंधभक्तों को अपनी बहन को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, भगवा का अपमान है, तमाम संतरी परेशान थे। लेकिन जब उनका बाप जिस पैर से पखाने में जाया जाता है और बैठकर हगा मुता जाता है, इसी पाँव से ना, देखिए लॉजिक तो मैं अंधभक्तों वाला ही लगाऊंगा, उसी पाँव में देखिए केसारी लाल जो हैं, जो भी हैं, लाल है पीला है, ये देखिए पाँव में जो है भगवा जूता पहन के तेज दनादन नाच रहे हैं। और भाई साहब किसी को कोई तकलीफ नहीं हुए। जितने भी गोबरखोर हैं सब के सब देखिए कितने बड़े गद्दार अपने खुद धर्म के भी हैं। अबे अगर चड्डी बनियान पहनने से, भगवा रंग की चड्डी बनियान पहनने से तकलीफ हो रही है तो जूता पहनने से भी होनी चाहिए कि नहीं है? बात तो सही है। इसके अलावा दोस्तों आपको मालूम है, मैं कई बार बता चुका हूं, जो नफरती समाज है ना, उससे जुड़े हुए शख्स बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं, चाहे न्यायपालिकाएं हों, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कुछ भी हो। मेरे दोस्तों ऐसे ही एक वकील है, संघी वकील, एडवोकेट है, और लानत है ऐसे इंसान पर जो देश में लगातार नफरत फैला रहा है। इस ट्वीट को देखिए, एडवोकेट आशुतोष दुबे लिखते हैं कि मुझे 5 ऐसे मुसलमान दिखाओ जिसने आज तुम्हें अक्षय तृतीया और परशुराम जन्मोत्सव की जो है ग्रीटिंग भेजी हो, मतलब तुम्हें बधाई दी हो। लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा 500 ऐसे हिंदू जिन्होंने मुसलमानों को ईद की बधाई दी है। अब फन फैक्ट की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, एक जलील कर देने वाला सच। इसके ट्विटर को आप खंगाल के देख लीजिए। ये आशुतोष जो कह रहा है कि अक्षय तृतीया और परशुराम जन्मोत्सव की किसी ने बधाई नहीं दी है जिन मुसलमानों ने। आपको बताऊं, इस बंदे ने खुद कभी भी, इसका पूरा अकाउंट चेक कर लीजिए, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की कभी भी बधाई नहीं दी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई साहब उत्तर प्रदेश में कानून राज चल रहा है, भौकाल है, कानून का भौकाल है। लेकिन हकीकत क्या है इस तस्वीर में देखिए। महोबा में अवैध असलहों और कारतूस के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर डालने वाला ये युवक, जिसके पास कई सारी जो है बंदूकें नज़र आ रही हैं, तमंचे नज़र आ रहे हैं, ये वीडियो खुद बनाकर सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर डालते हैं। इन तमाम फोटोज़ को आप सिर्फ सोशल मीडिया पर देखिए और मज़ा लीजिए। लेकिन क्या आपको पता है, कानून राज ये है कि इन पर कार्रवाई नहीं होती। जब ये वीडियो ट्विटर पर वायरल हुआ तब जाकर ये देखिए पुलिस ने वहाँ पर जानकारी दी, महोबा पुलिस ने, कि इस भाई साहब को पकड़ लिया गया है, जो बंदा है पकड़ा गया और कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और 170 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ है। तो आप समझिए
कि बहुसंख्यक समाज का अगर कोई इंसान हो तो जो है थोड़ा छूट मिल जाती है कि हाँ चलो बाद में गिरफ्तार, यह होगी नहीं, और होगी तब जब मामला बहुत बढ़ जाएगा। जब इस देश का अभी का जो सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन वो है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया के जो स्पेशल पत्रकार हैं ना, वो ये पत्रकार हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। ये 24 घंटे सिर्फ एक एजेंडा चला रहे हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, और वो है मुसलमानों के खिलाफ। दोस्तों, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मुद्दा कुछ भी हो, ये पाकिस्तान घुसाएंगे, हलाल घुसाएंगे, जिहाद घुसाएंगे, हिजाब घुसाएंगे, लव जिहाद घुसाएंगे, बस ये काम होगा। मेन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। किसी भी हिंदुओं के त्योहारों से पहले ये माहौल इतना टेंस वाला कर देंगे कि दूसरा समाज भड़क कर बुरी तरह से हम पर हमलावर हो जाता है। इसी संदर्भ में सुदर्शन न्यूज़ को आप सबसे आगे समझ रहे हैं। सुदर्शन न्यूज़ का मतलब ही यही है बनने का, जो चैनल जो बना हुआ है उसका एक ही मोटो है, एक ही मकसद है कि बस मुसलमानों को एकदम इस देश से काट के फेंक देना है। अब हद ये हो गई है कि एक तो मुसलमान को परेशान किया ही जा रहा है, लगातार परेशान किया जा रहा है, सरकार के द्वारा भी, भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा, और पूरा एक इकोसिस्टम चलता है जिससे बस मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। आज मुसलमानों के खिलाफ क्या करना है ये प्लान किया जाता है, और उस पर कपिल मिश्रा जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे दिग्गज लोग जो हैं, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, वो इस पर अवेलेबल रहते हैं और वो इसको लीड करते हैं। मेरे दोस्तों, अब हद ये हो गई है क्योंकि मुसलमानों को परेशान करते करते थक चुके हैं। मुसलमान कुछ कर ही नहीं रहे, जवाब नहीं देते, टकराव नहीं करते, ईद भी प्यार से मना लेते हैं, कुछ कहते ही नहीं है, कुछ भी नहीं कहते। तो अब जो ये पत्रकार हैं गोदी मीडिया के, ये परेशान है कि क्या हो, अब क्या कहना जाए। तो इसमें सबसे बड़ा बीड़ा उठाया है सुदर्शन न्यूज़ ने। उसने अपनी औरतों को आगे कर दिया है, महिला पत्रकार को आगे किया और कहा कि मुसलमान इलाके में जाओ, मुसलमानों से उल्टा सीधा सवाल करो, जिस पर मुसलमान जब भड़केंगे वो शॉट हम लेंगे। इस हद तक टकराव बनाओ कि वहाँ पर हाथापाई तुम्हारी हो जाए। बस हमको मिल गई फुटेज। तो कैमरा हाथ में लेकर सुदर्शन की महिला पत्रकार मुसलमान औरतों से भिड़ रही है, हाथापाई कर रही है, और ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें अब देखा जा रहा है बहुसंख्यक समाज का एक पत्रकार मुस्लिम इलाके में जाता है, मुसलमानों से उल्टे सीधे सवाल करता है, रोकने पर ये जो रोकते हैं उनसे ही भिड़ने लगता है और उन्हीं से सवाल करने लगता है, और फिर सोशल मीडिया पर वो वीडियो डाली जाती है और बहुसंख्यक समाज की तरफ से उसको पत्रकार घोषित करके तालियां बजाई जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत मूल्यों का ये हाल किया। अब ये सुदर्शन की महिला पत्रकार को देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने। समझ जाइए कि मुसलमानों के खिलाफ कैसा माहौल। अरे गृह मंत्री खिलाफ बोलने लगे हैं हमारे भाई, मुसलमानों के खिलाफ बयान सीधा कि अब तो हमें वोट इसी पे दो। माननीय गृह मंत्री का ये कहना कि हमारी पार्टी जब जीतेगी तो मुसलमानों का जो हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे, वो ये कहना चाह रहे हैं कि बस इसी मैटर पर ही हमको वोट दे दो। तो जो सेना पर हमला हो रहा है, मुसलमानों पर हमला हो रहा है, मस्जिदों पर भगवा फहराया जा रहा है, मस्जिद पर हमले हो रहे हैं, मदरसा तोड़ा जा रहा है, इसके पीछे कौन है सब खुलकर सामने आ गया है। मेरे दोस्तों, धर्म संसद, हिंदू धर्म संसद, इसके ज़रिए पूरे देश भर में नफ़रत फैलाई जा रही है। और जब भी ये धर्म संसद होती है, ये सभाएं होती हैं, उसके तुरंत बाद जब भी कोई हिंदुओं का प्रोग्राम, त्यौहार या रैली होती है, उसमें जो है दंगा हो जाता है और ये पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है। उन रैलियों में बताया जाता है कि किस प्रकार से मुसलमानों से नफरत करनी है, उनको मारना है, पीटना है, और मकसद ये है कि भारत से मुसलमानों को ख़त्म करना है। अब ये जो हिंदू महासभा की जो रैली है, ये अब जो धर्म संसद की रैली है, अब ये उत्तराखंड पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में बाबा ने
खुलेआम मुसलमानों और ईसाइयों के बाइकॉट की बात करते हुए भारत से मुसलमानों का सफाया तक करने की बात कह डाली। अब ब्लूप्रिंट वही है जो पहले से है। ये मुसलमानों के खिलाफ लगातार बयान देंगे और पुलिस इन पर कार्रवाई नहीं करेगी, प्रशासन कुछ कहेगी नहीं, सरकार के ये लोग हैं तो सरकार कुछ बोलेगी नहीं। आखिर में क्या होगा, इन्हीं नफरतिया बयान की वजह से दंगे होंगे और दंगे होने के बाद मुसलमानों को ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा और इनको फिर से अगला स्टेप उठाने के लिए कि भाई अब यहाँ कर दिया, अब तुम यहाँ करो। अब उस बयान का कुछ अंश सुनिए कि देहरादून में खुले मंच से किस प्रकार से मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ कत्लेआम की बात की जा रही है। इस धरती से एक एक जिहादी का सफाया होना जरूरी है, तभी सनातन बचेगा। एक एक जिहादी इस धरती से खत्म होगा जाएगा, तभी मानवता बचेगी और तभी मानवता बचने के साथ विश्व में शांति आएगी। मैं शासन प्रशासन को कहूंगा, आप इतना तुष्टीकरण मत करो कि इस सृष्टि पर भोले बाबा को त्रिशूल उठाना पड़े और इस पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति हो जाए। ये भारत भूमि सनातनियों की है। अरे भारत भूमि पर सनातन ही रहना चाहिए। थोड़ी सी भूमि उनको मिल गई, वो सारी भूमि पे कब्जा कर लेते हैं। कहीं वो बाजार बना लेते हैं, कहीं वो मस्जिद बना लेते हैं, थोड़ा सा आश्रय मिल जाता है। और ये थोड़ा सा आश्रय, ये समझ लो आपके लिए कैंसर की बीमारी पैदा हो गई। कैंसर का पहला, दूसरा, तीसरा चरण पता नहीं चलता, लेकिन जब कैंसर की चौथी स्थिति पता चलती है तो वो इलाज करने लायक नहीं बचती, फिर तो जीवन ही समाप्त हो जाता है। इस बात को आप गांठ बांध लो कि हम किसी गैर सनातनी को उत्तराखंड में न बसने देंगे और न रहने देंगे। उत्तराखंड में गैर हिंदू बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं और वह अवैध रूप से उत्तराखंड में घुसपैठ करके देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने में लगे हुए। तो हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड में जो लोग काम करने के नाम पर बाहर से आते हैं, उनको निश्चित समिति का समय का, गैर हिंदुओं को, जो गैर हिंदू आते हैं उनको निश्चित समय का पास दिया जाए और जो लोग अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं और उनकी छानबीन की जाए और अगर वो अवैध रूप से रहते हैं तो उन्हें उत्तराखंड से बाहर किया जाए। ईद के इस अवसर पर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने ईद मुबारक कुछ इस प्रकार से विश की। ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि ये भारत है, इसे भारत ही रहने दो, मोहब्बत और खुलूस का मुकद्दस दिन ईद मुबारक हो। ये ट्वीट उन्होंने किया। इस ट्वीट ने सुअर के पिछवाड़े में आग लगाने का काम कर दिया। तो तुरंत सुदर्शन न्यूज़ के संपादक ने रिट्वीट करते हुए जो बात लिखी है आप पढ़िए। लिखता है, सुंदर सी बालिका पर छाया करता हुआ सुंदर सा बालक और उनका प्रेम देखकर गदगद हो गया हूं। ये जोड़ी जीवन भर सलामत रहे। यानी एक लड़का, मुस्लिम लड़का नमाज पढ़ रहा है और हिंदू लड़का उसको धूप से बचाता हुआ साया कर रहा है भगवा से अपने, तो लड़के को, यानी जो मुस्लिम लड़का है उसको लड़की बता रहा है। तो आप ये देखिए कि संगी समाज के कैसे लोग होते हैं कि ससुर इतने मीठे होते हैं कि इनके लौंडिया ना मिले तो ये लौंडे से ही काम चलाते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। अच्छे खासे लड़के को इसने लड़की बता दिया। अब मानसिकता समझ में आ गई कि ये किन किन, मतलब इनके यहाँ काम करने वालों को क्या ही छोड़ते होंगे ये। अबे मीठे ही जड़े, पहले से बोलता, मुंह से तो लगता ही था, अब हरकत से साबित कर दिया। वहीं दोस्तों आपको मालूम है कि माननीय सत्यपाल मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के पजामे से नाड़ा ही घसीट दिया है। सब साफ हो गया है। शायद इसीलिए माननीय गृह मंत्री जी भी अब खुलकर मुसलमानों के खिलाफ स्टेज पर बोलना शुरू कर चुके हैं। अब आगे हालात कितने खराब होंगे आप समझ सकते हैं। मेरे दोस्तों, सत्यपाल मलिक के घर पर किसान नेता आए थे, किसान लोग आए थे। घर में जगह कम पड़ने की वजह से पार्क में उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया कि भाई इनको खाना खिला के भेजेंगे। पुलिस ने इसी बहाने उनको गिरफ्तार किया और परेशान किया। बहरहाल इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई सारी बातें कही और उसी दौरान उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सरकार मुझे मरवा भी सकती है, ये सरकार कुछ भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी का एक दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही ये सारे खुलासे कर रहा है।
कि ये सरकार मुझे मरवा भी सकती है, ये कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैं लड़ने को तैयार हूं। सुनिए ये एक एक बयान, एक एक जुमला। नहीं थी, खाकों के प्रमुख लोग आए थे टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी विद अस। तो मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, लिहाजा हमने एक पार्क में खाने का इंतजाम किया। इन्होंने प्रेशर में कहा कि साहब इलीगल है ये और यहाँ नहीं हो सकता, तो हमने कहा कि हमें ले चलो, तो वी हैव कोर्टेड अरेस्ट। और कई ग्रुप्स हैं जो हमारे डिफरेंट थानों में इन्होंने बंद किए हैं। लेकिन सर आज बैठक कर रहे थे, क्या मांग थी? क्या बैठक में मांग क्या नहीं चर्चा की? थी, ये जो खाप लीडर्स हैं, दे केम हियर टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी विद द कॉज विच आई एम रेजिंग इश्यूज। बाकी सर आपको सीबीआई ने भी बुलाया है कब? हाँ, सीबीआई तो जो मैंने शिकायत की थी कि इन चीज़ों में करप्शन है, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमको कुछ क्लैरिफिकेशन सीख करने। दे आर कमिंग टू माई हाउस, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। आप पंचायतें आपको थैंक कर रही हैं, उनको क्या टोटल बात कर लो सर, मैं उनको थैंक करता हूँ। और आगे लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई तो ये अल्टीमेट जाएगी 24 तक। आपको लगता है कि 24 के चुनाव से पहले गवर्नमेंट आपको अरेस्ट कर देगी? क्योंकि आपकी स्थिति ये गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, मरवा भी सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, बट आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम रेडी टू फाइट। तो आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है? मैं सब इतनी कमजोर बात नहीं करता। आगे आगे ठीक है। और अभी जो आपने इंटरव्यू दिया था दबाए करण थप्पड़ सीनियर जर्नलिस्ट को, उसके बाद ही आपको सीबीआई का समन आया है? ये पहले भी एक बार आ चुका, मैं इसको कनेक्ट नहीं करता हूँ, बट ये है कि इनका एटीट्यूड ये है कि किसी तरह डराओ, धमकाओ, मारो, वो हम पे असर नहीं करने वाला। हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के कि हम जब चाहेंगे इसको यहाँ खुरबूज कर दें। इसके अलावा दोस्तों याद होगा 3 महीने पहले महिला रेसलर्स दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर प्रदर्शन कर रही थी। ये वही महिला रेसलर्स थी जो मोदी जी के अंधभक्त थी, भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करने वाले थे। जब ये प्रदर्शन कर रहे थे मैंने कहा था कुछ नहीं होगा, भले ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, लेकिन होगा कुछ नहीं। आरोप ये था कि दिग्गज जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने महिलाओं के साथ यौन शोषण किया है। उनका पद दिलाने के लिए, ऊंची जगह पहुंचाने के लिए, खिलाड़ियों को अच्छी जगह पर उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए चांस देने के नाम पर उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ किया गया है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी की जो डेलीगेशन है उन्होंने बातचीत भी की, जिसके बाद इन्होंने जब कहा कि हाँ ठीक है, हमें सरकार पर भरोसा है और हम अपना प्रदर्शन ख़त्म कर रहे हैं, उसी वक्त रज़ा गराफी ने कहा था, मैंने आपसे कहा था कि ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। किसानों ने भी जो गलती करी थी वही गलती इन्होंने करी। किसानों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और भरोसा करने के बाद कहा कि ठीक है, अब मोदी जी कह ही रहे हैं, सरकार कह ही रही है, तो इस प्रदर्शन ख़त्म करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, बाबा जी का ठुल्लू मिला। इसी तरह से वो जो महिला रेसलर्स थी उन्होंने भी मोदी जी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी के वादों पर भरोसा किया। जी हाँ, उसके बाद क्या हुआ, आज फिर से वो सारी महिला रेसलर्स खिलाड़ी, जी हाँ पुरुष रेसलर्स के साथ भी सड़क पर बैठ चुकी हैं, दोबारा से प्रदर्शन चल रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि विनेश फोगाट आंसुओं से रो रही हैं और कह रही हैं कि अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर नहीं किया गया, हमको झूठा साबित किया जा रहा है, लेकिन ब्रजभूषण से कोई सवाल जवाब नहीं किया जा रहा है। एक एक लाइन सुनिए, विनेश फोगाट के आंसू देखिए। ये वही विनेश फोगाट है जिनकी बहन भारतीय जनता पार्टी से जो है चुनाव लड़ रही हैं और उनकी नेता हैं। सुनिए। हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सिर्फ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बस यही उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी। हमें झूठे साबित मत करो, हम चाहते हैं कि सच्चाई की जीत है। विनेश भरोसा है आप पे कि आंसू आ रहे हैं आपके बोलते बोलते, और 2 महीने का आप कह रही हैं टॉर्चर था, पहले भी बात की, कमेटी पे भरोसा है या सदस्य आप चाहती है बदली जाए वो जितने भी मेंबर? कमेटी की जो रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो गई है, लेकिन विनेश जैसा ये पूरा प्रोसेस रहा, ढाई महीने पहले शुरू हुआ था, चलिए गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म कर दी,
सदस्य बन गए, उसके रिपोर्ट भी सबमिट हो गई। आपको लगता है कि मिनिस्ट्री को एटलीस्ट पब्लिक में आके बताना चाहिए कि उस ओवरसाइट कमेटी में क्या कुछ लिखा गया है और डिसीजन क्या है, और डिसीजन क्या लिया गया है? हाँ, बताना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कम से कम हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। हर चीज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर में कहीं न कहीं उस तरीके का भरोसा नहीं है आप सभी लोगों? कमेटी में जितने भी लोग थे जी, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए थे। अच्छा, पेपर चल रहा था, हम ज्यादा ओपनली नहीं, मुझे नहीं पता हम बता सकते कि नहीं बता सकते सारी चीजें, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला हमें। एक बात बताओ, जिन्होंने भी किया है, जिन लड़कियों ने किया है, वो आगे आके उसकी पूरी लाइफ है। ये तो रूल में होगा ना कि जिसने भी किया है नाम ओपन नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर है ये तो कि नाम नहीं आना चाहिए। इस बात को मैं फिर से कह रहा हूं, मोदी सरकार इनकी कुछ नहीं सुनेगी। ये बेचारे आखिर में थक हार कर उठेंगे, उठना ही पड़ेगा, अपने प्रदर्शन को ख़त्म करना पड़ेगा और फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। उठेंगे, बैठेंगे, रोएंगे, हंसेंगे, रोएंगे, हंसेंगे, रोएंगे, हंसेंगे, क्योंकि दबाया ही जब गलत है बटन तो फिर यही मिलेगा, महिला सम्मान। वहीं दूसरी तरफ ज़रा सोच के देखिए, अगर मैं कानून बदलने की बात कर दूं कि कानून बदल दिया जाएगा या हम कानून ही बदल देंगे, तो सोचिए फिर क्या होगा। अरे अगले दिन तिहाड़ जेल के अंदर होऊंगा या देश की किसी खतरनाक जेल के अंदर डाल दिया जाएगा मुझे। लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को ही बदल दिया जाएगा। भागेश्वर नाम बाबा का विवादित बयान, लेकिन गोदी मीडिया खामोश, सरकार खामोश, प्रशासन खामोश। जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि संविधान से देश चलता है, वैसे देश नहीं चलने वाला जिस तरह से आप हिंदू राष्ट्र की बात बोली है। तो हम भी संविधान के खिलाफ हैं क्या? हमने कोई संविधान के खिलाफ बात बोली है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब भारत के परिवर्तन प्रगति का नियम है, भारत का 1/3 लोग भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, मस्तक पर तो संविधान में सुधार होगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। लोग कह रहे हैं कि चीन तो इतना ही चमत्कार करते हैं तो चीन को भस्म कर दीजिए। चीन उन लोगों से कहो अर्जी लगाएं और तुम लगाओ। अच्छा अर्जी लगाएंगे, चीन को भस्म कर देंगे आप? ऐसा तो हमने कभी दावा नहीं किया कि हम कोई भस्म करते हैं। हम तो विश्व कल्याण करते हैं, करवाते हैं, फिर ईश्वर से प्रार्थना कर कर। हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं कि भस्म कर दें, क्योंकि हमारा सनातन भस्म नहीं, सनातन दंड नहीं, शिक्षा देता है। मुसलमानों को बदनाम किया जाता है दोस्तों, ये भी आपको बताना जरूरी है। इस्लामोफोबिया का टॉपिक मैं हमेशा आपके सामने कवर करता रहूँगा। मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। अगर मुसलमान कोई क्राइम करता है तो उसके मज़हब पर गोदी मीडिया चीखने चिल्लाने लगता है। चलिए, हम नहीं चीखेंगे चिल्लाएंगे। हमने कभी, रज़ाग्राफी ने कभी किसी धर्म का अपमान नहीं किया और इंशाल्लाह हम करेंगे भी नहीं। हम सबका सम्मान करते हैं। क्रिमिनल को देखकर हम उसके मज़हब पर नहीं जाते, यह हमारे खून में नहीं है। दोस्तों, अब आप सोचिए कि धार्मिक और टनाटनी लोग कैसे हैं कि अंकिता नाम की एक बीवी सोशल मीडिया के थ्रू बड़े बड़े लोगों से बात करती थी, फ्लर्ट करती थी, उनको अपने प्यार के जाल में फंसाती थी, फिर उनको जो है मूवी के लिए बुलाती थी, मूवी हो जाते थे, फिर उसके बाद मूवी के बाद वो होटल ले जाया करती थी, रूम। उसके बाद होटल में जाने के बाद कुछ नशीली चीज़ खिला पिलाकर मर्द को जो है थोड़ा सा, आप समझ सकते हैं, कपड़े वपड़े खोल देती होगी। उसके बाद पति आया था वहाँ पे धप्पा बोलने के लिए, हो मेरे पति ने देख लिया, मेरे पति ने देख लिया, अब तो क्या होगा, अब क्या होगा। और पति कहता था, अच्छा अब तो करूँगा मैं FIR, अब तो लगी 76 ये और वो। बीवी और पति मिलकर उस युवक को लूट लिया करते थे सब। मतलब ये कहानी चलती जा रही थी। तो पति पत्नी भी जहाँ इतना घटिया काम कर रहे हैं, उस समाज का नाम मुसलमान नहीं है, ये बात साफ कर दूं। अंकिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसके पति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब बयान सुनिए।
सर क्या घटना थी और किस दोनों पकड़े जाएंगे? जनवरी में हमारे यहाँ फन मॉल में घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति शाम को शो के बाद थिएटर में बेहोश मिले थे और उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी एक मित्र उनके साथ आई थी और उन्होंने उनके स्नैक्स में कुछ चीजें मिला दी थी, कोई दवा की गोली कोई मिला दी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए और जो उनकी अंगूठी थी, चेन थी, वो उन्होंने गायब कर दी थी। इसी क्रम में एक घटना मार्च में भी हुई और मार्च में भी एक सिमिलर टाइप की घटना हुई शाम को 7:15 बजे वाले शो। दोनों घटना का जब हमने उसमें तुलनात्मक विश्लेषण करना शुरू किया और वीडियोस वगैरह जब उसमें उठाया गया तो उसमें एक सस्पेक्ट नंबर आया और उस सस्पेक्ट नंबर के बेसिस पे जब उस पर काम करना शुरू किया तो सर्विलांस टीम और लोकल चौकी प्रभारी ने उस पर काम किया तो उसमें ये पूरा केस निकल गया। उसमें ये जो दोस्तों बात करेंगे अब भगवा लव ट्रैप की। इस चीज को मैंने भी देखा है, आप भी देखते हैं और समाज भी देखता है। अब दोस्तों अच्छी बात यह है कि मुसलमान लोग थोड़ा सा जाग गए हैं, गैरतमंद तो हैं भाई, बेगैरत नहीं है मुसलमान, अब जाग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। ईद के इस मौके पर भी मैंने भी देखा कि मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के साथ रेस्टोरेंट में, गार्डन्स में, मॉल्स में, होटल के आसपास अच्छी खासी रौनक। अब एक मेरठ का ये वीडियो देखिए, ये मेरठ सा है, ईद का है। मेरठ गांधीनगर बाग, उत्तर प्रदेश। एक हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की घूम रही है। अब दोस्तों ऐसी सैकड़ों वीडियो है और लड़की बेशर्मी से, जो लड़के सवाल कर रहे हैं, जो मुस्लिम समाज के युवक, कि भाई ये हिंदू लड़का कौन है तुम्हारा और हम तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारे परिवार को दिखाएंगे या हम लाइव कर देंगे। बस वो डरा रहे हैं कि बस ये गंदा रिश्ता ख़त्म हो। हैं? लड़की की आंखों में शर्म नहीं, खुद एहसास होगा आपको। देखिए तो भाई अब तेरी वीडियो वायरल होगी, देख इधर को, देख इधर को, इधर को देख, देख वीडियो बना, जल्दी से इसकी बनाओ। कंपनी गार्डन में देखो ये मुसलमान की लड़की हिंदू के साथ घूम रही। अल्लाह अकबर, ये हमारी कौम की, मुसलमान समाज की, मुस्लिम। और इसमें गलती किसकी है? माँ बाप की। अंधे हैं माँ बाप। बिटिया कहाँ जा रही है? मर गए वो भाई। अच्छा भाई तो खुद ही दूसरी लड़की के साथ बिजी होंगे तो बहनों पर ध्यान कहाँ से देंगे? आप समझ रहे हैं? अब एक और वीडियो देखिए जिसमें मुसलमान जिंदा लोगों ने पूछ लिया, देख लिया कि हाँ भाई ये गैर मजहब लड़के के साथ हमारे समाज की लड़की है। तो यहाँ बेगैरती आपको नजर आएगी। लड़की किसी तीसरे इंसान को कॉल करके गलत होने के बावजूद कह रही है कि मुझे परेशान। अरे हम भी तो देखे ना, हमें भी तो पता चले ना कौन परेशान कर रहे हैं। आप अपने भाई को बुलाइए, पापा को बुलाइए, किसको बुलाना चाह रही हैं आप बुलाइए उनको। चलिए चौकी पे चलिए आइए। भैया थोड़ी दुकान छोड़ दो, किसी ना पता भी तो चले ना मैटर क्या है। जिसका जो मैटर है वो मैटर नहीं बढ़ जाएगा, दुकान के रास्ता छोड़ दो। हाँ इस चीज को तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। जिस तरीके से आपके भाई कहाँ है, आपके घर का कोई, बिल्कुल मैं तो पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा मैं, मुझे मेरा हक है। मैं मुसलमान हूँ और तुम भी मुसलमान हो, मेरा हक है तुमसे क्या नाम इस तरीके से बात करने का। बिल्कुल पूछूंगा मैं। ऐसे किसी के साथ भी चली जाओगी तुम अपने मजहब की, अपने मुसलमान मजहब की बोलेंगे क्या? मैं क्यों करूँ? मैं तो पता तो चले ना ये किस तरीके से क्या मैटर है तुम्हारा ये। हाँ बुलाओ, बिल्कुल। मतलब हस्बैंड छोड़ के गैर के साथ जा रही है वो मार्केट के अंदर। बुलाओ हस्बैंड को, बुलाओ अपने, बुलाओ हस्बैंड को, बुलाओ। बहुत देर हो गई। ना हस्बैंड को बुलाओ, तुम अपने हस्बैंड को बुलाओ। बहुत देर क्यों? कर लो कैमरा नीचे को। वो अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी एक के साथ बुलाओ, बुलाओ हस्बैंड को, बुलाओ अपने। दोस्तों ऐसी सैकड़ों तस्वीरें, ये तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे बाजू में चल रही है स्क्रीन पर। हिजाब पहनकर दूसरे समाज के लड़कों के साथ हमारे
जो मज़हब की लड़कियां हैं खुल्लम खुल्ला गुलछर्रे उड़ा रही हैं, हरामकारियां कर रही हैं। हमारी कौम मुर्दा है, जागने की ज़रूरत है। न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो खुल्लम खुल्ला, मतलब ऐसी भी क्या मोहब्बत जो तुम्हारे माँ बाप को रुसवा कर दे, तुम्हें तुम्हारे मजहब से दूर कर दे। अब एक और वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, बेगैरती और बेहिसी, देखिए। हम तुमसे ज्यादा खुश रखते हैं सर। इतना तो प्यार मेरी मम्मी भी नहीं करती होगी जितना मेरा राजू मुझसे करता है। मैं तो और शादी करना चाहती है कि नहीं मेरे? हाँ करूँगी। वो मेरे से शादी करना चाहती है, ठीक है, कोई भी गलती न होगी मेरे। तो मोहतरमा कह रही है कि इतना प्यार तो मुझे मेरी माँ ने नहीं किया जितना राजू ने किया है। तो बेटा माँ तुम्हारे साथ सेक्स नहीं कर सकती ना। जिसे तुम कह रही हो कि राजू ने मुझे प्यार किया है, वो प्यार नहीं, वो सेक्स किया है। और जो तुम कह रही हो कि माँ नहीं कर पा रही है, वो प्यार नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं है, ऐसी माँ नहीं है जो अपनी औलाद से मोहब्बत ना करे। ऐसी कोई माँ नहीं है। हवस में डूब चुके हो तुम और इतने बेगैरत हो चुके हो कि एक हवस के लिए अपने माँ बाप को छोड़ रहे हो। लानत है। और दोस्तों ये नतीजा है। बिग बॉस देखेंगे, माँ फिल्में देख रहे हैं, अरे कितनी रोमांटिक। अरे इस फिल्म ने, इस टीवी ने, ये पाकिस्तानी सीरियल से लेकर दुनिया भर में जो गंदगी हम टीवी पर देखते हैं अपने पूरे माँ बहनों और परिवार के साथ, ये उसी का नतीजा है। वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं हम, बुर्खा पहन पहन के हरामकारियाँ हो रही हैं। अरे ईद पे तो मैंने अपनी आंखों से देखा, अरे जिन लड़के लड़कियों के जिस्म के अभी कई सारे अंग ठीक से उगे नहीं हैं और वो डेट पर हैं। हम वैसे ही हीरो बन के घूम रहे हैं। मतलब हम क्या करें? इतना जो खर्चा किया है, क्या करें हम मर जाएं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर ये तो मजाक की बात है, क्योंकि मामला बहुत टेंस हो गया था, थोड़ा सख्त जुमले बोल रहा था मैं, इस वजह से थोड़ा सा मजाक वाली बात कर दी है। अब ये कुर्ता जो है भले ही बहुत मेहनत से सिलवा। देखिए एक चीज़ और आपको ज्ञान दे दूँ, आपको ज्ञान की बात मैं बहुत देता हूँ और बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। इस साल मुझे कुर्ते पे बहुत दिल आ गया। मैंने कहा 3 दिन कुर्ता पहनेगा तुम्हारा भाई, अब्दुल बनेगा तुम्हारा भाई। तो मैंने 3-4 कुर्ते सिलवाए और अपने किसी जानकार से सिलवाए। वो मुझे अपना दोस्त कहता है, मैं उसको अपना दोस्त नहीं कहता। हाँ ठीक है, दोस्ती वाले काम लगते नहीं है मुझे उसके, इसलिए हाँ। अब देखिए मैंने उसको बोला भाई मेरा एक कुर्ता सिल दो। कई बार गलतियाँ करी, भरोसा किया, लास्ट टाइम मैंने कहा कई बार गलतियाँ करी, इसमें गलती नहीं करेगा। मैं कुर्ता लेके आ गया और मुझे आज ये पहनना था। सुबह सुबह उठा तुम्हारा भाई, अब तो भाई तुम्हारा भाई हीरो बनेगा, ठीक है। अब जब हम खड़े हुए पहन के, तो ये जो है ये हवलदार वाला डिज़ाइन, हाँ इसमें बटन ही नहीं है। देखिए प्लास देखिए, यहाँ बटन ही नहीं है। ये ससुरा ऐसे लटक रहा है इधर, और ये भी ना इसमें काज ना बटन, अभी ऐसे लटके हुए नीचे। सिलने वाला कौन है? जो मुझे मेरा अपना दोस्त कहता है कि मेरा दोस्त है। मैं भी सोचता हूँ हाँ चल दोस्त है, ठीक है, हमारा अपना करीबी है। लेकिन मैं अब उससे कुछ कह नहीं सकता, क्यों? मामला ख़राब हो जाएगा। तो भाई दोस्ती में धोखा खा के बैठा हूँ, अपनों से काम करा रहा हूँ तो उसमें भी काम बिगड़ रहे हैं। तो ये भी एक आज का ज्ञान है कि कभी अपनों के यहाँ से सामान ना लो, ना अपनों से कोई काम करवाओ भाई कि भाई तुम मेरा ये काम कर। तुम 2 रुपया कोई डिस्काउंट में लेता नहीं, उल्टा मैं ज़्यादा देता हूँ। मेरे साथ उल्टा हिसाब है। कोई अगर 5000 का सामान है तो मैं कम नहीं करवाता हूँ कि भाई तो तुम्हारा जानने वाला। मैं कहता हूँ भाई अपने के पास तो ज़्यादा जाना चाहिए, कोई बात नहीं है, कमाए। लेकिन ऐसा, अब आप सोचेंगे यार इतनी सी बात के लिए आपने प्राइम टाइम, नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये लाइफ लेसन है, आप समझिए इस चीज़ को। मैं जो अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बातें बताता हूँ ना, अगर वो उसको आप एक लेसन की तरह देखेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब 18 साल पुरानी दोस्ती ख़राब हुई मेरी, 18 साल पुरानी दोस्ती। सोचिए 18 साल में कितना मैं इमोशनली अटैच होऊंगा उस इंसान से। और पैसे पे आ गया वो, पैसे पे दोस्ती ख़राब हो गई। सिविल ठीक करना था उसको अपना,
अपना उसको सिविल ठीक करना था कि मेरा सिविल ठीक हो जाएगा तो फ्यूचर में मुझे लोन अच्छे से मिल जाएगा। डाउन पेमेंट तू कर दे, EMI में देख लूँगा। तो मैं सोचा क्या है, चलो मैं ही दे दिया करूँगा, थोड़ा बहुत काम मेरे यहाँ भी करता है मैं। तो हालात ये होगी, गाड़ी उसके नाम करने का नतीजा ये हुआ कि अब 2-3 महीने बोलचाल बंद हुई तो ऑफिस के बाहर से आके कार मेरी बाहर खड़ी होती है पार्किंग में, थोड़ा दूर है पार्किंग, वहाँ से फिर मुझे बाइक से आना होता है तो, या मुझे कोई ले आता है। थोड़ा बाइक का शौकीन इंसान हूँ मैं, बाइक जो है रखता हूँ। तो भाई साहब लॉक खोल कर चुपके से गाड़ी चुरा कर ले गया। अब मुझे CCTV में दिख गया कि मेरे पास फुटेज भी है कि ये बंदे ने, मेरे दोस्त ने। अब मैं क्या करूँ, FIR करूँ, वकील को लूँ, और मेरे वकील ने भी मुझे ये बोला कि रज़ा भाई 18 साल वो नंगा हो सकता है, आप नंगे मत होइएगा। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत है, कमा लेंगे और कमा लेंगे, कोई बात नहीं, मोदी जी जिंदाबाद। बहरहाल हम बात कर रहे थे भगवा लव ट्रैप की। अपनी आंखों से मैंने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में छोटे छोटे कस्बों में भी इस बात को देखा है, नोटिस किया है कि जो हमारे मुस्लिम समाज की लड़कियां हैं, जो भाई साहब ये ग्लव्स भी पहनती हैं हिजाब के नाम पर, बुरखा, मोज़ा, आंखें दिखती हैं और देख के लगता है माशाल्लाह। लेकिन जब वो ओयो में जाती हैं, हिंदू लड़के के साथ बाहर निकलती हैं, तब समझ में आता है कि इस हिजाब के अंदर जो हैवान और शैतान है वो इस्लाम पर कितना गहरा जो है झटका दे रहा है। खैर, लड़कियां अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रही हैं और जो लड़के निब्बा निब्बी, जिनके अभी जैसे मैंने कहा आपसे मज़ाही अंदाज में कि अभी जिस्म के कई हिस्से उगे नहीं हैं, वो बर्बाद होंगे। क्यों? क्योंकि उनका ये पढ़ाई लिखाई का जो टाइम है वो गलत जगह जा रहा है। और जब वो पढ़ाई लिखाई के टाइम में ये सब करेंगे ना, तो जब नौकरी का टाइम आएगा तो उस टाइम रिज़ल्ट इतना बुरा होगा उनका कि नौकरी तक नहीं मिलेगी। और जब नौकरी नहीं होगी तो जिस चीज़ के लिए आज तुम पागल हो ना लौंडिया, अरे तुम्हारे ख़ानदान, तुम्हारे आसपास की लड़की भी, जो रिश्ता हो जाता है ना अरेंज मैरिज जिसे कहते हैं, वो भी तुमको मिलने वाली नहीं है। इस बात को अपने इस बड़े भाई की याद रखिएगा आप। दूसरी तरफ मुसलमान लड़कियों के लिए आइकन भी आज भी मौजूद है। कर्नाटक की ये लड़की ज़रा देखिए, तबस्सुम शेख नाम है इनका। कर्नाटक में जहाँ हिजाब बैन करने की कोशिश की जा रही है, उसी नफरत भरे कर्नाटक के इलाके में, कर्नाटक में ही रहने वाली तबस्सुम शेख ने PUC कॉमर्स बोर्ड में एग्ज़ाम में पहली रैंक हासिल करके मिसाल कायम कर दी है। अब अगर तबस्सुम शेख दूसरी लड़कियों के साथ रेस्टोरेंट में और दूसरी जगह दूसरे लड़कों के साथ ये सब कर रही होती, यहाँ भगवा लव ट्रैप की भी नहीं कह रहा हूँ, मतलब जहाँ आपको टाइम देना है, जब टाइम देना है वहाँ टाइम दीजिए, तभी कामयाबी आपके कदमों में आएगी, वरना कामयाब होना बहुत मुश्किल है। देश का माहौल ख़राब है, ये देश का युवा समझे, मुस्लिम युवा समझे तो ज़्यादा बेहतर है। पढ़ाई लिखाई यानी इल्म ही आपका बचाव है, जानकारी ही आपका बचाव है। ख़बरें देखिए, करंट अफेयर्स पर नज़र रखिए। ये जो निब्बा निब्बी जो मुस्लिम समाज की छोटी छोटी लड़कियां जो हैं गलत राह पर, 7वीं 8वीं क्लास की लड़कियां भी आशिकी लड़ा रही हैं, पढ़ाई में दिल लगाने के बजाय तुम किसी लौंडे पर दिल लगा रही हो, ये याद रखना असल में तुम इस्लाम को धोखा दे रही हो। अच्छा, अपने बच्चों को कहिए कि ख़बरें देखना शुरू करें, सिर्फ मुझे मत कहिए कि रज़ाग्राफी देखो, और भी ऐसे यूट्यूब चैनल जो खबर देखते देखते उनको वो चीज़ें समझा दे जो माँ बाप नहीं समझा पाते। और मेरी कोशिश ही यही है कि मैं अपनी बहनों, अपने भाइयों को अपनी ख़बरों के ज़रिए वो बात समझा सकूं कि तुम कितने गलत रहा, जो शायद माँ बाप ना समझा सके, ना बोल सके, वो मैं बोल दिया करूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इन चैनलों को, जो ऐसे चैनल आपकी नज़र में हैं, अपने बच्चों को कहिए कि बेटा देख, इंटरेस्ट हो या ना हो तो इस वीडियो को देख, फ़र्क पड़ेगा और पड़ रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।